जूलिया आराम से पानी में तैर रही होती है तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन आसपास देखने पर कुछ नजर नहीं आता तो वह सोचती है शायद उसे वहम हुआ होगा। कुछ सेकंड बाद उसे दोबारा वही अजीब सा एहसास होता है और तभी उसे कोई विशालकाय जीव पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता है। जूलिया बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत यॉट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है। वहीं पति टॉम अपने बेटे के साथ फिशिंग में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें भी खबर नहीं होती है कि जूलिया के साथ क्या हो रहा है। जूलिया किसी तरह पानी के ऊपर टिके रहने की कोशिश करती रहती है, लेकिन मुंह में पानी भरने की वजह से अब उसे चिल्लाना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को अचानक ख्याल आता है कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा। वह यॉट पर उसे ढूंढने लगता है और तभी उसे जूलिया खतरे में नजर आती है। टॉम फौरन बच्चों को मदद के लिए आवाज देता है और यॉट को उस तरफ ले जाता है और खुद पानी में छलांग लगा देता है। टॉम तेजी से जूलिया तक पहुंचता है, उसे संभालता है और यॉट की ओर तैरने लगता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया इस हादसे से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन पूरा परिवार जूलिया का हौसला बढ़ाता है। बाद में जूलिया खुद को यही समझाकर शांत करती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। दरअसल कैरिबियन सागर के बीच यह परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। रात को सब मिलकर बेन का बर्थडे मनाते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि पूरे शहर के ऊपर काले बादल छा चुके हैं और सब लोग डरे हुए हैं। आगे कुछ बता पाता कि तभी अचानक कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी यह बात बताने फैमिली के पास आती है, लेकिन टॉम इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तभी अचानक सबको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब बाहर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि व्हेल्स का एक बड़ा ग्रुप वहां से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करके चलती हैं, लेकिन जब तूफान आने वाला होता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। अगले ही पल यॉट जोर से हिलने लगती है, जिससे बेन नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ टॉम को टेंशन होती है कि कहीं यॉट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। चेक करने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और थोड़ी देर बाद वह सरफेस पर वापस आता है। उसके कंधे पर एक गहरा घाव होता है। जूलिया उसका जख्म सीने लगती है। तभी टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव खड़ा हो, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। साथ ही कहता है कि जो भी वो चीज थी वो आकार में बहुत बड़ी थी। खतरा देखकर टॉम को समझ आ जाता है कि अब मदद बुलानी होगी। जूलिया रेडियो पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। वही कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है। जूलिया रेडियो पर एक आवाज सुनती है, लेकिन साउंड इतनी खराब होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। टॉम फैमिली को बताता है कि अब उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी फिशिंग बोट के गुजरने का इंतजार करना होगा। तभी अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और साथ ही एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब भागकर बाहर आते हैं और हैरान होकर देखते हैं कि आसमान से कई सारे उल्कापिंड जमीन की तरफ गिर रहे हैं। जहां भी ये गिरते हैं वहां जोरदार धमाका होता है। एक उल्कापिंड उनके पास पानी में आकर गिरता है तो टॉम फौरन यॉट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड पास वाले इलाके को हिट कर देता है। डर के मारे पूरी फैमिली एक दूसरे को कसकर पकड़ लेती है। तभी टॉम को असली बात समझ आती है, ये उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं जो जल रहे हैं। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करने जाता है और कंफर्म हो जाता है कि इंजन खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है, इसलिए फैमिली यॉट के अंदर छिप जाती है। बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूमने लगा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन एक बार फिर गिर जाता है, लेकिन इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें लगातार तेजी से यॉट से टकरा रही होती हैं। टॉम किसी तरह स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर वापस आता है। तभी अचानक पावर चली जाती है। टॉम बिना देर किए पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं। वहीं कैसी सिंक की तरफ भागकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है, लेकिन सिग्नल मिलता ही नहीं। तभी अचानक एक तेज हाई पिच्ड नॉइज सुनाई देती है और हवा पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच अचानक खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है इस बात पर कि वो स्टॉर्म से बचकर निकल आए, लेकिन यॉट आधी तबाह हो चुकी होती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं उन्हें एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखता है। समुद्र का पानी पूरी तरह गायब हो गया है और यॉट अब जमीन पर पड़ी है। सब यह देखकर सन्न रह जाते हैं। कैसी फोन पर सिग्नल चेक करती है, लेकिन नेटवर्क कंप्लीटली डाउन होता है। बेन इसी बीच 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। उधर टॉम कंपास चेक करता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। कंपास पूरी तरह उल्टा हो चुका होता है। ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगने लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद बच ही नहीं पाया होगा और वह पूरी तरह टूट जाती है। जूलिया उसे समझाने आती है, लेकिन कैसी उसे दूर धकेल देती है। जूलिया और टॉम इसी बीच बची हुई सप्लाई चेक करते हैं। बेन अपना बर्थडे बैलून एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई सर्वाइवर उसे देख ले। टॉम एक बार फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार आखिरकार एक आदमी से कनेक्शन जुट जाता है। उसका नाम
नाम नाव होता है और वह एक सबमरीन का कैप्टन निकलता है। पता चलता है कि नाव की सबमरीन भी लैंड पर फंस चुकी है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, यही वजह है कि ओशन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो बताता है कि अभी तक उसे कोई और सर्वाइवर नजर नहीं आया और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरी तरह डाउन हो चुके हैं। वो आगे यह भी बताता है कि पोल्स दोबारा रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुंदर वापस आ जाएगा। साथ ही वो फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी लौटेगा तो वो बेहद खतरनाक होगा। वो ये भी बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह बची है। जूलिया और टॉम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। नाव उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। नाव कहता है, आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। वहाँ एक लंगड़ा आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में हारपून होती है और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा होता है। टॉम बिना कुछ सोचे उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी किसी ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम को बिल्कुल समझ नहीं आती। पानी पीने के बाद अचानक वो अजनबी टॉम के सिर पर बोतल मारता है और उसके चेहरे पर जोर का लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अजनबी आदमी टॉम के पेट में हारपून घोंप चुका होता है। टॉम कुछ पल तड़पता है और फिर वो आदमी बिना कोई रहम खाए उसकी गर्दन भी काट देता है। इसके बाद वो आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है और उस पर हारपून फेंक देता है, जिससे उसके कंधे में गहरी चोट लग जाती है। जूलिया दर्द बर्दाश्त करते हुए किसी तरह यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को चिल्लाकर कहती है, छुप जाओ। वो फौरन दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन डर के मारे सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन थमाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में जाकर छुप जाती है। बाहर वो आदमी दरवाजे पर लगातार जोर जोर से धक्के मारता रहता है और आखिरकार अंदर घुस ही जाता है। पहले वो थोड़ा खाना उठाता है, फिर यॉट में इधर उधर तलाशी लेने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके कदम बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। जूलिया समझदारी दिखाते हुए एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग निकली, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसका कुत्ता उसे देख लेता है और उस पर झपट पड़ता है। जूलिया बिना देर किए किसी तरह उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनते ही वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर आग बबूला हो जाता है। इसी बीच जूलिया यॉट के दूसरी साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से किसी तरह यॉट के अंदर जाती है, लेकिन वह आदमी पहले से अंदर पहुंच चुका था। वो उसे जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे जूलिया नीचे गिर जाती है। जूलिया किसी तरह पास पड़ा चाकू उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो आदमी उसकी कलाई पर अपना पैर रख देता है ताकि जूलिया चाकू छोड़ दे। उसके बाद उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है और उसे सोफे पर पटक कर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देख रहे होते हैं। तभी कैसी बाहर निकलकर उस पर फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो आग की लपटों में घिर जाता है और देखते ही देखते यॉट में भी आग फैलने लगती है। बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं। जूलिया आदमी के मुंह पर एक जोरदार लात मारती है, जल्दी से जरूरी सामान उठाती है और वहाँ से भाग निकल जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास पहुंचकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके पास बैठ जाती है। तीनों मिलकर टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी अचानक वो डरावना आदमी फिर से यॉट से बाहर निकल आता है, जिससे उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। कुछ ही पलों बाद यॉट एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद सब एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं और कुछ देर आराम करने लगते हैं। कैसी को लगता है कि शायद वो आदमी उनके पास बैलून देखकर ही आया होगा। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार समझने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वह सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। रास्ते में चलते हुए अचानक बेन की नजर एक मरी हुई हैमरहेड शार्क पर पड़ती है, जिसे देखकर बेन चौंक जाता है। तभी जूलिया को एहसास हो जाता है कि वो डरावना आदमी अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। बिना एक पल गंवाए सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर भागने के बाद वे रेत के एक ऊंचे टीले से फिसलते हुए नीचे जा गिरते हैं। वहाँ जहरीला कचरा चारों तरफ बिखरा पड़ा था। सभी बेहद सावधानी से उस कचरे को पार करते हैं और आखिरकार सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। अब उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि शायद वो खतरनाक आदमी आखिरकार उनका पीछा छोड़ चुका है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद बेन की चाल अचानक धीमी पड़ने लगती है। उसे देखकर जूलिया तुरंत समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब पहुंच चुका है। जूलिया फौरन सबको रुकने के लिए कहती है। इसके बाद बोतल में पानी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें अब बस थोड़ा सा पानी ही बचा था। तभी कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। ये सुनते ही जूलिया अपना आपा खो देती है और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन कैसी भी चुप नहीं रहती। वह गुस्से में पलटकर कहती है कि इससे अब क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है। माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका
चुका था, लेकिन इस हालत में भी उनके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार फैमिली खुद को संभालती है और एक बार फिर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद अचानक उन्हें सामने एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। प्लेन के अंदर कुछ हिलता हुआ नजर आता है। इसे देखकर सभी डर जाते हैं तो पता चलता है कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ पक्षी फंसे हुए थे। यह देखकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। बाहर रात बिताना सुरक्षित नहीं था, इसलिए फैमिली फैसला करती है कि आज की रात इसी प्लेन के अंदर गुजारेंगे। सभी किसी तरह प्लेन के अंदर जगह बनाकर बैठ जाते हैं। उनके पास जो थोड़ा बहुत स्नैक बचा था उसे आपस में बांटकर खाने लगते हैं। इसी दौरान जूलिया की नजर टॉम की जैकेट पर पड़ती है। वह जैकेट उठाती है तो उसकी जेब से एक फैमिली फोटो निकल आती है। फोटो को देखते ही जूलिया की आंखें नम हो जाती हैं। टॉम की याद आते ही उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। रात में अचानक कैसी अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर उनकी और डैड की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। वह बताती है कि टॉम कभी हॉस्पिटल में उसका पेशेंट हुआ करता था। फिर एक दिन उसने फूलों के साथ एक प्यारी सी कविता देकर अपने प्यार का इजहार कर दिया था। दोनों कुछ देर टॉम की पुरानी यादों में खोए रहते हैं, लेकिन आधी रात के करीब कैसी अचानक प्लेन से बाहर निकलती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अंधेरे में वो डरावना आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे से कैसी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी जूलिया की नजर उस पर पड़ जाती है। अगले ही पल जूलिया पूरी ताकत से उस आदमी पर टूट पड़ती है। वह बिना रुके चाकू से उस पर लगातार वार करती है। आखिरकार वो डरावना आदमी वहीं ढेर हो जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये सब देखकर कैसी बुरी तरह डर जाती है। वह तुरंत अपनी मॉम को कसकर गले लगा लेती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह जब फैमिली की नजर उस आदमी की लाश पर पड़ती है तो उसके शरीर पर ढेर सारे कीड़े रेंग रहे होते हैं। ये देखकर जूलिया समझ जाती है कि इस इलाके में सिर्फ वो आदमी ही खतरा नहीं था, आसपास कोई और खतरनाक क्रिएचर भी मौजूद था। इसी डर के बीच फैमिली वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक उस आदमी के मुंह से छोटे छोटे केकड़े बाहर रेंगते हुए निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं और बिना पीछे देखे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ घंटे बाद जूलिया और कैसी रास्ते का मैप देखने में बिजी होती है। इसी दौरान बेन चुपचाप उनसे आगे निकल जाता है। जूलिया की नजर उस पर पड़ती है तो वह तुरंत चिल्लाकर कहती है कि रुको, लेकिन तब तक बेन एक छोटे से तालाब के पास पहुंच चुका होता है और झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया दौड़कर उसके पास पहुंचती है और उसे वहां से खींच लेती है। फिर वह बेन को समझाती है कि किसी अनजान जगह का पानी पीना खतरनाक हो सकता है, इससे वह बीमार पड़ सकता है। इसी बीच धूप अचानक तेज होने लगती है। मजबूरी में सभी अपने सिर को कपड़ों से ढक लेते हैं ताकि किसी तरह तेज धूप से बच सके, लेकिन बेन को चक्कर आने लगते हैं। उसकी हालत देखकर जूलिया समझ जाती है कि अब ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं होगा। तभी उनकी नजर वहां पड़ी कुछ पुरानी कुर्सियों पर जाती है। वह कैसी की मदद से उन कुर्सियों को एक साथ लगाकर टेम्परेरी शेल्टर बना लेती है। इसके बाद जूलिया बेन को एक इंजेक्शन लगाती है ताकि उसकी हालत थोड़ी संभल सके। अब धूप में आगे बढ़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। जूलिया फैसला करती है कि आज की रात वे इसी शेल्टर के अंदर गुजारेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रात होते ही उनके सामने एक नई मुसीबत आने वाली थी। अगली सुबह रास्ते में उन्हें एक शिप दिखाई देती है। उम्मीद लेकर वे उसके पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें 3 क्रू मेंबर्स जिंदा मिल जाते हैं। उनमें से एक औरत फैमिली की मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी दोनों आदमी साफ मना कर देते हैं। वे फैमिली को बाहर ही छोड़कर कंटेनर का दरवाजा लॉक कर देते हैं। इसी बीच दूर से कई क्रैब्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जूलिया तुरंत बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन जैसे ही वह खुद ऊपर चढ़ने लगती है, क्रैब्स उसके पैर पर जोर से काट लेते हैं। जूलिया दर्द से नीचे गिरने लगती है। तभी बच्चे उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लेते हैं। इसी बीच कंटेनर की एक दरार से कई क्रैब्स अंदर घुस आते हैं। खतरा देखते ही क्रू मेंबर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उन पर कोई खास असर नहीं होता। कुछ ही पलों में क्रैब्स दोनों आदमियों पर हावी हो जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अब आखिरी आदमी किसी तरह भागकर छत के होल तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्रैब्स उसके पैर पकड़ लेते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। अगले ही पल वह भी क्रैब्स का शिकार हो जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है, लेकिन कुछ ही देर में दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ रेत का तूफान चल रहा होता है और उसके बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। घबराकर जूलिया उन्हें ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसे एक मरी हुई औरत का हथियार मिलता है, जिसे उठाकर वह बच्चों को आवाज लगाने लगती है। कुछ देर बाद कैसी उसकी आवाज सुनकर वापस आ जाती है। वह बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। थोड़ी देर बाद दोनों बेन से भी मिल जाते हैं। बेन को एक खुला कंटेनर मिल चुका था, इसलिए तूफान रुकने तक तीनों वहीं छिप जाते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद कर देती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। तूफान रुकने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है। उसके अंदर ढेर सारी पानी की बोतलें होती हैं। वहीं बॉडीज चेक करते समय उन्हें एक रेडियो और गन भी मिल जाती है। जूलिया तुरंत नाव से संपर्क करती है और बताती है कि उनका मैप खो गया है। तब नाव उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताता है। असल में उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था। ये ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने
के बाद पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। नाव फैमिली को जल्दी करने के लिए कहता है। उसके इंस्ट्रूमेंट्स के मुताबिक समुंदर उम्मीद से पहले ही वापस आने वाला था। अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। नाव एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है। बेन जल्दी से वहाँ पेशाब कर लेता है और फिर सभी आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार उन्हें सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन उनके और सबमरीन के बीच एक बड़ा चट्टानी रास्ता था जिसे पार करना जरूरी था। जैसे ही वे वहाँ से गुजरने लगते हैं, अचानक पूरी चट्टान हिलने लगती है और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते एक भयानक रॉक स्लाइड शुरू हो जाता है। जूलिया तुरंत दोनों बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है, लेकिन अगले ही पल उनके बीच पत्थरों की एक मोटी दीवार खड़ी हो जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे निकल जाएं, लेकिन कैसी साफ मना कर देती है। वह अपनी मॉम से भी चट्टान पार करने की कोशिश करने को कहती है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। आखिर में जूलिया गुस्से में चिल्लाकर वादा करती है कि वह बाद में जरूर उन्हें ढूंढ लेगी। मजबूरी में कैसी बेन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ आगे ले जाती है। दोनों किसी तरह चट्टानी रास्ता पार करके सबमरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। नाव बाहर खून से लथपथ पड़ा होता है। वह मुश्किल से सांस लेते हुए बताता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद वह बच्चों से कहता है कि वे सबमरीन ले जाएं, क्योंकि अब उसमें एक जगह खाली हो चुकी है। यह सुनते ही कैसी अपनी मॉम को अकेला छोड़ने से मना कर देती है और तुरंत वापस उनकी तलाश में दौड़ पड़ती है। उधर जूलिया की तरफ तेजी से केकड़ों का एक बड़ा झुंड बढ़ रहा होता है। जूलिया तुरंत गन निकालकर फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़े मारे जाते हैं, लेकिन झुंड इतना बड़ा था कि अकेले उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था। ठीक तभी कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और जूलिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर की परवाह किए बिना तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। इसके बाद दोनों बिना रुके सबमरीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। बेन पहले से ही ऊपर पहुंच चुका होता है। वह तुरंत केकड़ों पर फायरिंग शुरू कर देता है ताकि जूलिया और कैसी को ऊपर आने का मौका मिल सके, लेकिन इसी बीच केकड़े नाव के शरीर तक पहुंच जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। जूलिया भी गन उठाकर लगातार फायरिंग करती रहती है। जैसे ही बच्चे सबमरीन के अंदर पहुंचते हैं, उसे पता चलता है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। जूलिया आखिरी कोशिश में गन केकड़ों की तरफ फेंक देती है और खुद भी बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। तीनों तुरंत हैच लॉक कर देते हैं। खिड़की से बाहर देखने पर पता चलता है कि केकड़ों ने पूरी सबमरीन को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी समुंदर वापस लौट आता है। फैमिली जल्दी से अपनी सीटों पर बैठती है, बेल्ट लगाती है और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तेज लहरें सबमरीन को बुरी तरह हिलाने लगती हैं। इसी दौरान जूलिया को अब तक की पूरी जर्नी दिखाई देने लगती है। वहीं तेज झटकों की वजह से कैसी को उल्टी हो जाती है। तभी वही डरावनी हाई पिच्ड आवाज एक बार फिर सुनाई देती है। अगले ही पल पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और दोनों बच्चों को होश आता है। खुद को जिंदा देखकर तीनों के चेहरे पर राहत साफ नजर आती है। वे धीरे धीरे हैच खोलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। तेज लहरें उनकी सबमरीन को एक पूरी तरह तबाह हो चुके शहर में लाकर छोड़ चुकी थीं। अब उनके सामने एक नई जगह थी और शायद यहीं से उनकी जिंदगी फिर से शुरू होने वाली थी। जिंदा रहने की उम्मीद के साथ फैमिली आगे बढ़ती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।